पाकिस्तान के ऊपर कन्वेंशन लीग और कायद-ए-आज़म लीग की तरह पीटीआई को मुसल्लत किया गया है। एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान की तारीख़ से 60 की दहाई से तो बड़े अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन बड़ा कन्वीनियंटली वो 80 की दहाई को भूल गए और वो ये भी भूल गए कि मुस्लिम लीग नून को किसने पाकिस्तान पर मुसल्लत किया था। जनाब एहसन इकबाल साहब को इसलिए भी याद रहना चाहिए, जनरल ज़ियाउल हक साहब की है, वो इसलिए भी एहसन इकबाल साहब को याद रहना चाहिए कि उनकी तो अपनी इंजीनियरिंग जनरल ज़ियाउल हक साहब के दिए गए कोटे से हुई थी और वो बहुत करीब थे जनरल ज़ियाउल हक साहब के। और मियाँ शरीफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये तो जनरल ज़ियाउल हक से पहले कभी काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुए थे। लिहाजा जब तारीख़ याद कराएं तो उसको तारीख़ को फिर पूरा बयान किया करें। और फिर मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म अगर इतनी बुरी थी तो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के जो सेक्रेटरी जनरल थे जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद, वो तो आपकी बगल में बैठे हुए थे। तो उस पर भी बड़ी हैरत की बात है कि अगर इतनी नाराज़गी है उनसे और इतना तारीख़ का सितम है तो उन्हीं को साथ बैठा के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या तुक थी। कुछ जो है खैर ज़ाती उन्होंने हमले किए, उसको इग्नोर कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, दुखी भी हैं। और जब आदमी के ऊपर इतना प्रेशर हो तो ऑल फॉल तो बकता ही है, तो कोई नहीं, उसको इग्नोर कर दें जो उन्होंने पर्सनल बातें की। जो असल में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लोग क्या सुनना चाहते थे? लोग ये सुनना चाहते थे कि जो कल अदालत के अंदर उनके ऊपर इल्ज़ामात साबित हुए, आखिर उसका कोई जवाब तो दें। जवाब उसका सिर्फ एक आया कि हम तो चोर हैं लेकिन बाकी भी तो सारे चोर हैं, ये उनका जवाब आया। उसकी तरफ भी आते हैं, उसका भी जवाब देते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि ये जो नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी, ये जो मिल के जो ठग्स ऑफ, जिसको मैं ठग्स ऑफ पाकिस्तान कहता हूँ, ये कर क्या रहे हैं? मसलन अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये जो कल की जजमेंट है उसमें नवाज़ शरीफ साहब के अपने जो असासे डिक्लेयर्ड है 2001-2 में, जो उन्होंने खुद डिक्लेयर किए हुए हैं, वो 10,5,19,121 है। 1,51,5,19,121 ये टोटल असासे हैं जो नवाज़ शरीफ साहब ने 2001-2 में डिक्लेयर किए। अब उन्होंने जाकर के अल अजीज़िया मिल लगाई। अल अजीज़िया मिल उन्होंने 63 मिलियन रियाल की बेची और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने 18 दिन के अंदर वो दोबारा मिल हिल मेटल के नाम से लगाई, जो कि हमने 93 मिलियन रियाल की जो है फिर हमने वो मिल लगाई और 20 मिलियन रियाल उसके ऊपर लायबिलिटी थी, तो टोटल 43 मिलियन था, लेकिन हमने 93 मिलियन की लगाई। तो जज साहब ने तो बड़ा सिंपल सवाल पूछा, उन्होंने पूछा कि ये आपके पास पैसे आए कहाँ से? आपके कागज़ों में तो नहीं है, आपके पास भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक पहलू मुझे लगा PMLN की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये था कि जब उन्होंने नवाज़ शरीफ के बच्चों की इनकम को, जो पाकिस्तानी मेहनत कश मशरक़ वुस्ता के ममालिक में सुबह से लेकर रात तक काम करता है, वो खून और पसीने की कमाई जो है वो वहाँ पे कमाता है और पाकिस्तान वापस भेजता है, जब उन्होंने इक्वेट किया नवाज़ शरीफ को उससे और कहा कि जनाब वो पैसे वापस भेजना कौन सा गुनाह है, वो तो सारे पाकिस्तान के जो कारकुन हैं वो करते हैं। भाई वो अपनी मेहनत की कमाई दिन रात मेहनत करते हैं और आपको यहाँ पाकिस्तान में भेजते हैं और आप जैसे हुक्मरान उस कमाई को अपनी रिश्वत सतानियों में और अपने मामलात में डबोते हैं। इस वजह से उन बेचारों को बाहर रोज़गार के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। नवाज़ शरीफ और जरदारी दोनों को अगर आप देखें, इनका तरीक़ा वारदात बिल्कुल एक था। हुदैबिया को ले लें, अजीज़िया को ले लें, हिल मेटल को ले लें, पाकलेन को ले लें, ये जो सारी कंपनियां बनाई गई थी
मुल्क के बाहर ये क्या था, ये कोई काम नहीं करती थी, ये कोई कंपनियां थी ही नहीं, ये नॉन एग्जिस्टेंट थी। हो क्या रहा था, यहां पे प्रोजेक्ट्स हैं, यहां पर कमीशन था, ये कमीशन बाहर पे होता था और वो कमीशन वापस पाकिस्तान में आता था। सिर्फ एक कारोबार था इनका, वो था कमीशन खाना। चाहे वो नाली के ठेके का पैसा हो, चाहे सड़क के ठेके का पैसा हो, चाहे अस्पताल का पैसा हो, चाहे स्कूल का पैसा हो, चाहे गरीबों को सब्सिडी देने का पैसा हो, हर पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट है। और अभी मैं मिनिस्टर साहब से बात कर रहे थे, मिनिस्टर साहब कि शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जो ये दोनों फैमिलीज मिलकर चला रही थी। इतना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, इसके अंदर बड़ी सिंपल बात है, लोग तो पूछना आपसे बड़ी सिंपल बात है। देखें, जाती उम्रा आपका 100 एकड़ में बना हुआ आपका घर है, 700 वहाँ पे मुलाजिम है, 10,000 रुपया भी अगर तनख्वाह हो, आपके एसेट्स तो बताते हैं आपके पास पैसे ही नहीं है उनको तनख्वाह देने के, वो कहाँ से उनको तनख्वाह दी जा रही थी। ये जो साद रफ़ीक है या शहबाज शरीफ है, बट इनकी जो लिविंग स्टाइल्स हैं, इनमें से सबके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं महंगी तरीन, इनके पास एक एक नहीं, दो दो नहीं, 10-10 घर है। इनका लाहौर में अलहदा घर है, मरी में अलहदा घर है, लंदन में अलहदा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है इनके बेटे की इक्विटी है। तो अदालत तो ये पूछ रही है आपसे कि जनाब आप हमें बताइए, आपके पास इतना बड़ी जो पैसे हैं आए कहाँ से हैं। और आज ये जो सारे चेहरे वहाँ पे बैठे हुए थे, उनका अपना भी यही हाल है। इसलिए वो लोग जो है, वो हम जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, रोंदी यारा नू लैला ना भरावां दे, इनके मामलात और हैं। ये सुना किसी को रहे, इनको फिक्र अपनी पड़ी हुई है। वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था ना कि ये जो मैं चेहरे देखता हूँ पीछे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं, ये इनके लिए नहीं, अपने लिए चीख चंगाड़ मचाई हुई है इन्होंने। और जब हम पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये मैंडेट लेके आए हैं, हमारा ये मैंडेट है कि हमने एहतसाब करना है, हमारा ये मैंडेट है कि हमने चोरों को पकड़ना है। आप ये बार बार कह देते हैं कि फलाने को क्यों नहीं अरेस्ट किया, आपने अलीम खान को क्यों अरेस्ट नहीं किया, आपने बाबर अवान को अरेस्ट नहीं किया, आपने फलाने को अरेस्ट नहीं किया। आपने नवाज शरीफ को भी अरेस्ट नहीं किया। जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, नैब ने नवाज शरीफ साहब को भी जब तक रेफरेंस उनका पेंडिंग रहा अरेस्ट नहीं किया। मरियम नवाज को भी अरेस्ट नहीं किया। शहबाज शरीफ और साद रफ़ीक को क्यों अरेस्ट किया, उसकी वजह खुद नैब ने बताई। उन्होंने कहा हमने पटवारी को तलब किया, उस पटवारी को रात को बुला के कहा गया कि हम तुम्हारा हशर कर देंगे। जिस रिकॉर्ड को तलब करते थे वो रिकॉर्ड जल जाता था। एक साहब को बुलाया गया कि वो आके वहाँ पे विटनेस देंगे, वो अगले दिन लंदन चले गए, वापस ही नहीं आए। टेम्परिंग विद द एविडेंस शहबाज शरीफ के केस में हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसको गिरफ्तार किया और उन्होंने उनकी वजूहात बताई हैं। और हर शख्स जो नैब के साथ ताउन कर रहा है, जो नैब के साथ कोऑपरेशन कर रहा है, उसको वो अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। जिनको वो समझते हैं कि ताउन नहीं कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, उनको वो अरेस्ट कर रहे हैं। और ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब किसी को कहेंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जाए, ना ही वो किसी मामले में फरीक बनेंगे। ये जो तमाम मुकदमात हैं, ये दो मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके ऊपर जो जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग है, ये शुरू हुई 2015 में तफ्तीश। हम तो हुकूमत में नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, तफ्तीश रोक दी गई। हमने आके क्या किया, पीटीआई ने, हमने खुद को मामलात से अलहदा कर लिया। हमने कहा इदारे इंडिपेंडेंट होंगे, जो हम कह भी रहे थे। सारी कैंपेन ही हमारी ये थी कि इदारों को इंडिपेंडेंट करो, इदारों को अपना काम करने दो। हमने एग्जैक्टली यही किया, इदारों को काम करने दिया, इंडिपेंडेंटली इदारों ने फंक्शन किया। और एक ऐसी होशरबा दास्तान हमारे सामने आई है कि सच पूछिए तो तोते उड़ गए हैं।
कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ और जिस तरीके से नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ, और फिर एक और बात, ये सारा मामला COD से शुरू हुआ। आप देखिए, पहला मामला हुआ 1992 में जब ये नवाज शरीफ आए, और जब जरदारी साहब को मौका मिला तो सरे महल और वो सारी किस्से कहानियाँ हमारे सामने आई। और ये पाकलेन हबी जो है, जो जिसमें आप बिलावल साहब जो हैं हिस्सादार बने, आप अगर हाशवानी साहब की किताब देखें तो ये पाकलेन वो कंपनी थी जिसको उन्होंने हाशवानी साहब से छीना था ज़बरदस्ती और फिर उसको डायरेक्टर बनाया, वो एक अलग कहानी है। इन्होंने ये जो दोनों इस वक्त, ये जो नवाज शरीफ का एक पूरा गैंग और जरदारी का पूरा गैंग, ये आपस में जो COD इन्होंने किया, ये बुनियादी तौर के ऊपर जो चार्टर ऑफ करप्शन था उसके ज़रिए दोबारा इन्होंने पाकिस्तान, और इस दफ़ा जो एक्सटेंट था लूट मार का, वो इतना ज़्यादा था कि आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के कर्ज़े जो 6 ट्रिलियन थे जब पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार में आई, तो जब नवाज शरीफ इक़्तिदार से गए तो ये 30 ट्रिलियन पे चले गए थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि 24 ट्रिलियन का इजाफा हुआ पाकिस्तान के कर्ज़ों में जब इन दोनों ने एक 5-5 साल लगा लिए। और इन्होंने अपनी लूट मार का नाम जमहूरियत रखा हुआ है, यानी जब तक लूट मार की आप इजाज़त दे ही रखें, जमहूरियत मुल्क में फ्लॉरिश करेगी, और जो ही आप इनके ऊपर हाथ डालेंगे उसी वक्त जमहूरियत जो है वो उसको ख़तरा आ जाएगा। 18वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं। अब आप देखिए जिस तरह से सिंध को और सिंध के अवाम के साथ तो जाहिर है कि ज़्यादा हमदर्दी करनी चाहिए कि जो बेचारों ने उन्होंने सफ़र किया है कि उनका जो PSDP था, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका 33 से 35% जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज में चला गया। इसी तरह से पंजाब में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए गए उनका बड़ा हिस्सा हसन और हुसैन की किटी में चला गया और शहबाज शरीफ की किटी में चला गया। इन्होंने आपस में एक मुआहदा किया हुआ था, हर जगह के ऊपर एक सिस्टम चल रहा था, उस अजीजिया हो, चाहे हिल मेटल हो, चाहे पाकलेन हो, चाहे बाकी तमाम हो, ये तमाम की तमाम कागजी कंपनियां थी। और अब भी मैं ये कहता हूँ, आप बताइए कि इनको कितना सफाई का मौका मिला है। इनको तो सुप्रीम कोर्ट में सफाई का मौका मिला, हाई कोर्ट में सफाई का मौका मिला, यहाँ पर मिला, अब इनको दोबारा हाई कोर्ट में फिर मौका मिलेगा। हमें बता दें, बजाय इसके कि ये कहना कि सारा पाकिस्तान चोर है तो हम भी चोर हैं, तो ऐसी कौन सी बात है। आप आए और आप अपने जो सवालात हैं, वो सवाल बड़ा सिंपल है। आपके जो अपने डिक्लेयर्ड पैसे हैं वो इतने नहीं हैं कि आपके लाइफस्टाइल को, आपके अकाउंट्स में पड़ी हुई रकम को जस्टिफाई करें। आप बता दें आपके पास पैसे कहाँ से आए। देखिए, मैं फ्रैंकली, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी पार्टी के अंदर भी इसके ऊपर बहुत आप समझिए कि एक रिजेंटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी परसों ये बात की थी कि मुनासिब नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ, जमहूरियत में आप एक डिक्टेटर नहीं है, लिहाजा एक ओपिनियन है, उसको चलाना है। स्पीकर साहब चूँकि एक फ़राख दिल आदमी हैं, उनका क्या ख्याल है कि पार्लियामान इस तरह से चलानी है और आपको पोजीशन में। हमारा सिर्फ इस्तदलाल, और जाहिर है कि मैंने सबसे पहले डिसेंट किया है और शेख रशीद साहब ने डिसेंट किया है और कामिर कियानी साहब ने डिसेंट किया और बहुत सारे और हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने ये बात कही है। अब आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब का रिमांड एक्सटेंड, उसको उनको जो स्टे है इस्लामाबाद में, उसको एक्सटेंड करके फिर 28 कर दिया गया है। साद रफ़ीक साहब, एक दिन इन लोगों के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है कि ये गिरफ़्तार हुए हैं, क्योंकि इनकी तफ्तीश तो हुई नहीं। ये एक दिन इनके नैब में रहते हैं, उसके बाद हफ्ता आके यहाँ नैब को गालियाँ निकालते हैं असम्बली में, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। ना साद रफ़ीक की तफ्तीश हुई है, ना ही शहबाज शरीफ की तफ्तीश हुई है, क्योंकि दोनों जो है वो तो यहाँ पे लगी। बल्कि अब तो नया लतीफ़ा ये हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह नैब वालों को ऑर्डर कह रहे हैं कि आप मेरे सामने पेश हों। अब देखते हैं नैब वाले आके उनको कुछ चेहरा आईना दिखाते हैं या नहीं दिखाते, लेकिन ओवरऑल सिस्टम में जो है मेरी नज़र में अगर आप ताकतवर हैं और आपका पॉलिटिकल क्लाउट है, आपके साथ ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। अगर आप गरीब आदमी हैं तो जिस तरह से वो बेचारे जावेद के साथ हुआ है या एक वो मियाँ जावेद साहब के साथ हुआ है या वैसे हुआ है, सो वो अनफॉर्चुनेट कि एक निज़ाम है जहाँ पे मैनिपुलेशन होती है, एक निज़ाम है जहाँ पे आप मैनिपुलेट करके तफ्तीशें रोकते हैं।
मिसाल के तौर के ऊपर जब पैनामा पेपर्स आया उसमें क्या किया गया, उसमें यह किया गया कि SCCP का चेयरमैन अपना, NAB का चेयरमैन अपना, FIA का DG अपना, आपके जो तफ्तीशी हैं वो अपने, स्टेट बैंक का डिप्टी चेयरमैन मनी लॉन्ड्रिंग में पार्टनर, तमाम जो एक्यूज जिनके ऊपर केसेस चलाने थे उनको आपने अहम मुद्दों के ऊपर लगा दिया और कहा कि अब आप तफ्तीश कर लो। लिहाजा सारी आपने तफ्तीश को स्टॉल कर दिया। हमने आके क्या किया, हमने आके FIA को इंडिपेंडेंट किया, हमने आके जो NAB की प्रोसिक्यूशन थी उसके ऊपर से सारे दबाव जो हैं वो ख़त्म किए, हमने आकर के सारे जो हमारे FIA थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो था, SCCP था, उसके बाद स्टेट बैंक है, तमाम इदारे जो हैं उनको इंडिपेंडेंट किया। जब आपने इंडिपेंडेंट किया तो वो फंक्शन करना शुरू हो गए हैं और ये सारे चोर बड़े बड़े जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। इसलिए जो हुकूमत का किरदार है वो ये नहीं है कि हम पुश करें इदारों को कि ये रिज़ल्ट, ये इस केस है तो इसको आप साबित करना ही करना है आपने, या ये केस है इसमें बेगुनाह करना ही करना है। सो हम इसमें ये जो केसेस हैं हम बनाने में फरीक नहीं हैं, हम इनकी आज़ाद तफ्तीश जो है वो तफ्तीश जो हो रही है, फैसिलिटेशन जो हो रही है गवर्नमेंट की, वो इंशाल्लाह होगी। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बाहर के मुल्कों से टिप्स आती हैं या बाहर के मुल्कों से जो सारे की सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो गवर्नमेंट ही करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आते ही इस काम को तेज़ किया है और बहुत ज़्यादा जो इनकी और प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपके सामने आई हैं। नहीं, इसके ऊपर कल इंशाल्लाह ताला जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है वो सऊदी अरब में कार्रवाई का आगाज़ कर रहा है, और सऊदी अरब की तो अपने जो कवानीन हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी हुई है। लिहाजा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसको जो तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ले लेंगे। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये उनकी फैक्ट्री ये कागज़ी हैं, ये कुछ भी उनमें काम वगैरह तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो सिर्फ यहाँ से कमीशन बाहर लेके जाते थे, फिर जो है वो जो अपना जो बेटे हैं वो आपस में डिवाइड कर लेते थे और अब्बू जी को भी भेज देते थे। अब जो कह रहे हैं ना कि इतने जो है वो बेटे अच्छे नहीं हैं कि वो आए नहीं है यहाँ पे वाले साहब को, कम अज़ कम जो है मतलब ये पाकिस्तानी में हो सकता है कि इसके बाद भी वो सियासत कर रहे हैं कि 3 दफ़ा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मेरे बेटों के ऊपर पाकिस्तानी लॉ तो अप्लाई ही नहीं होता, वो तो ब्रिटिश सिटीज़न है, वो पाकिस्तान नहीं आए अपने वालिद की बेगुनाही को जो है वो करने के, अपने सर के ऊपर ही कुछ ले लेते। तो बहरहाल नाखल्फ औलाद है। एक केस में बेटों ने बाप को फंसवा दिया है, दूसरे केस में बाप ने बेटे को फंसवा दिया।